हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बेहतर होंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें से हमने भारत के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ लिया था और मैदानी क्षेत्र को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पठारी क्षेत्र और द्वीप समूह, भारतीय पठारी क्षेत्र एवं द्वीप समूह। दोस्तों, भारतीय पठारी क्षेत्र की संरचना कुछ ऐसी है। ये फिर प्रायद्वीपीय हिस्सा आ जाता है और ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। और इस पूरे भाग को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। आप इसके पूरब में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आ जाती है, बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र है, और इधर अरब सागर आ जाता है इसके पश्चिम में। अरब सागर। दोस्तों, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय क्यों कहलाया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया क्यों कहलाया जाता है। क्योंकि ऐसा कोई भी भूभाग जो पानी से तीन ओर से घिरा है, वह प्रायद्वीप कहलाया जाता है। जैसे भारत हो गया, या फिर हमारे पश्चिम में देखेंगे तो अरब जो देश है, वह भी प्रायद्वीपीय, वह भी प्रायद्वीप है, क्योंकि उसके भी तीनों ओर से ही पानी है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है वह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। ये पॉइंट आप लिख लें, नोट कर लें कि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है, वह प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है, रूपांतरित से हुआ है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्रायद्वीपीय जो भारतीय पठार है, यह भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है वह गोंडवाना लेन का हिस्सा है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वह गोंडवाना लेन का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिस्सा है। दोस्तों, इसमें मेन दो पॉइंट हो गए। जैसे एक तो मैंने आपको तीन पॉइंट हो गए। एक तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा है, हम उसे प्रायद्वीप कहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है वह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। एवं तीसरा जो इसका पॉइंट है, वह प्रायद्वीपीय पठार जो है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एवं इसका चौथी जो पॉइंट है, वह है भारत का प्रायद्वीपीय पठार बहुत ही पहले ये भाग अफ्रीका से अलग हो गया था। ये जो ये पॉइंट, आप जो चौथा पॉइंट है, एक तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि
ऐसा कोई भी भूभाग जो तीन ओर से घिरा है वह जो तीन ओर से पानी से घिरा हो वह प्रायद्वीपीय कहलाता है। एवं दूसरा पॉइंट हो गया ये, तीसरा ये, और चौथा दूसरा चौथा पॉइंट लिखें आप कि जो भारतीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, वह अफ्रीका से सटा हुआ था पहले। मुख्यतः ये जो भारतीय पठारी क्षेत्र है, ये अफ्रीका के अफ्रीका से सटा हुआ था, जो कि अफ्रीका का पूर्वी जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप पे जो पूर्वी देश है सोमालिया, उससे मुख्यतः ये सटा हुआ था। सोमालिया देश से जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है वह पहले सटा हुआ था। हालांकि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारतीय, वह विवर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह से स्थिर है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में कम भूकंप आते हैं। यही कारण है कि दक्षिणी भारत में कम भूकंप आते हैं। मैं लिखवा देता हूं, प्रायद्वीपीय पठार विवर्तनी की दृष्टि से सबसे स्थिर भूभाग है, भूभाग है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में भूकंप उत्तर भारत की तुलना में कम आते हैं। उत्तर भारत की तुलना में कम आते हैं। दोस्तों यदि ना दिखता हो तो आप डायरेक्ट लिख लेना, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जो पांचवा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार विवर्तनी की दृष्टि से सबसे स्थिर भूभाग है। सबसे स्थिर भूभाग होने के कारण ही दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में कम भूकंप देखने को मिलते हैं या कम भूकंप आते हैं। दोस्तों इसकी दो प्रमुख भूमियां हैं। इस एक को आप जानते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ। दो प्रमुख इसकी भूमियां हैं। एक है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, एवं दूसरी है दक्कन का पठार। यूं तो कई भूमियां हैं, लेकिन दो मेन भूमियां हैं। आप मध्य उच्च भूमि में देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, एवं मालवा का पठार, एवं मालवा का पठार इसमें शामिल है, इसमें मध्य उच्च भूमि में। अब मैं इसका लिखवाता हूँ आपको, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में आप देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन पठार, कर्नाटक पठार, व तेलंगाना शामिल है। इसमें दोस्तों मैंने आपको तीन भूमियां करा दी। ऊपर वाले में हम देखेंगे कि बघेलखंड है, मालवा है, बुंदेलखंड है। फिर हम देखेंगे दक्कन है, कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है। और फिर इनके जो आप यहाँ देखेंगे इसको, मध्य उच्च भूमि इस टाइप से है यहाँ पे, बुंदेलखंड, मालवा और बघेलखंड। आप यहाँ देखेंगे कि दक्कन का पठार है, यहाँ देखेंगे कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना है,
फिर यहाँ पे आ जाएगा दंडकारण्य का पठार आ जाएगा, छोटा नागपुर आ जाएगा। और गिना दे रहा हूँ मैं इसके साथ साथ, दंडकारण्य का पठार, दंड का रण्य पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। आप यहाँ देखेंगे मेघालय में है ये, आप ऐसे जाएंगे तो मेघालय में है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार 9 पठार हो गए, 9 मध्य उच्च भूमियां हो गई मेनली। मैंने कौन कौन से लिखवाए हैं आपको? मध्य उच्च भूमि में 3 आते हैं, इन तीनों को मिला के मालवा, बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिला के हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि का पठार। दक्कन, दक्कन और कर्नाटक एवं तेलंगाना को हम मिला के कहते हैं दक्कन का पठार। उसके आप देखेंगे उत्तर पूर्व में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे दंडकारण्य का पठार। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार, मेघालय में देखेंगे शिलोंग का पठार, और वो मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं मध्य उच्च भूमि में बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं मालवा का पठार। दक्कन के पठार में है दक्कन पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना शामिल है। दंडकारण्य का अभी मैंने आपको बताया, उधर छोटा नागपुर इधर है, छोटा नागपुर, और ये शिलोंग हो गया, शिलोंग पठार। ये हो गया छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ये हो गया दंडकारण्य का पठार, दंड का रन का प्लेट्यू, दंड का रन का प्लेट्यू। बाकी 3 उच्च भूमि नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। तथा दोस्तों जो पठारी क्षेत्र है, भारतीय पठारी क्षेत्र, आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिमी इसके पश्चिमी घाट स्थित है, व पूर्व में देखेंगे तो पूर्वी घाट स्थित है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। दक्षिण पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट व पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं, या पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट कम ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की पॉइंट भी लिखवा देता हूं मैं, लिखो पॉइंट में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पहला पॉइंट लिखें, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई
पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। एवं पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1500 मीटर की है। दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो वहीं या फिर एवं पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर की है। उसका अगला पॉइंट है अभी अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण के नीलगिरी तक है। ये विस्तार सतत नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के कारण ये घाट कट फट गया है। यह अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट ना लिखें तो अभी समझ तो ले कम से कम। जैसे कोई भी यहाँ से महानदी बह रही है, उसने यहाँ अपना डेल्टा बनाया। गोदावरी नदी यहाँ से निकली, उसने भी अपना डेल्टा बनाया। कृष्णा नदी यहाँ से निकली, उसने भी अपना डेल्टा बनाया। कावेरी नदी यहाँ से निकली, उसने भी अपना डेल्टा बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूर्वी घाट है वह सतत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी नदियों के कारण पूरब में जो ढलान है वह मध्यम है, या कहें निम्न है, जिसके कारण वह डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके कारण से या फिर जो नदियां हैं उनके बहाव के कारण जो पूर्वी घाट है वह कट गया है। तो इसके लिए जो घाट का निर्माण है, या जो उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी घाट का जो भी निर्माण है वह सतत नहीं है, लगातार नहीं है, कई भागों में है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाने की भी कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकली है तो विकास सतत कैसे हो सकता है? सतत विकास नहीं है, वह कटा फटा है। जैसे आप देखेंगे तो वो जो पूर्वी घाट है वह सतत है, वह 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। वहीं पश्चिमी घाट जो है उसकी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ती है, वह उस पठार की ऊंचाई बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ती है। पश्चिमी घाट की दो मुख्य चोटियां हैं। पश्चिमी घाट की इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1500 मीटर। वहीं पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वह है 600 मीटर। मैंने ऐसे लिख दिया है, आप याद भी कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। दो चोटियां हैं, अन्नामुड़ी और दोडा बेटा। पश्चिमी घाट की दो चोटियां हैं, दो प्रमुख चोटियां हैं पश्चिमी घाट की दो प्रमुख चोटियां लिख ली। अन्नामुड़ी एवं दोडा बेटा। अन्नामुड़ी एवं दोडा बेटा। अन्नामुड़ी एवं दोडा बेटा ये दो चोटियां हैं, जिसकी जो अन्नामुड़ी है वह सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर की। अन्नामुड़ी है 2695 मीटर। वहीं जो दोदा बेटा है उसकी हाइट है बहुत कम नहीं है, 2633 मीटर की। पूर्वी घाट है उसकी एक चोटी है या उसका एक शिखर है, पूर्वी घाट के एक शिखर है। ये दोनों तो थे पश्चिमी घाट के, एवं ये है पूर्वी घाट का जो मैं लिखवा रहा हूँ, महेंद्रगिरी एक शिखर है पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा है, महेंद्रगिरी। इसकी औसत ऊंचाई है 1501 मीटर। 1501 मीटर। 101 मीटर। मैंने आपको अभी क्या बताया, पश्चिमी घाट पे दो प्रमुख शिखर हैं या चोटियां हैं, जिनका नाम है अन्नामुड़ी। पहली का नाम अन्नामुड़ी एवं दूसरे का नाम है दोदा बेटा। पहली है जो अन्नामुड़ी उसकी है 2695 मीटर की, एवं जो दूसरी है उसकी हाइट है 2633 मीटर की। वहीं जो पूर्वी घाट है उस पे एक शिखर है जो कि सबसे अधिक ऊंचा है, उसकी हाइट है या उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, जो कि मैंने यहाँ लिखवा दिया है और आप नोट भी कर सकते हैं।
अभी इसमें इतना ही था जो मैंने कराना था इम्पोर्टेंट। फिलहाल मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ जो आपके बेहतर समझ में आ जाए। यदि आप कुछ भी ना समझ पाएँ हमारे वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट में भी कह सकते हैं। हम आपको दोबारा उस चीज़ को यदि कभी भी क्लास करेंगे हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की, तो उसमें हम उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे जो हमसे रह गई हैं या जो आपको समझ में नहीं आया है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये पश्चिमी ये जो है प्रायद्वीपीय भारत, अभी हम इसको कहेंगे, इसको इतने को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये है घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट दोस्तों, इसको तो हम कहते हैं पूर्वी घाट। और जो ये क्षेत्र है जहाँ समुद्र और स्थल आपस में मिलते हैं, जहाँ समुद्र ये समुद्र है एवं ये स्थल है जहाँ मिलते हैं, उसे हम कहते हैं तट। तो इसको कहेंगे हम पूर्वी तट। दोस्तों ये तो हो गया पूर्वी तट एवं ये हो गया पूर्वी घाट। और इन दोनों के जो मध्य में स्थित है उसे मैं फुल कलर करता हूँ, फुल कलर करता हूँ। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ पेन से, इसको हम कहते हैं दोस्तों पूर्वी मैदान या प्रायद्वीपीय मैदान या पठारी मैदान। अभी हम क्या कहेंगे इसको, पठारी मैदान या पठारी मैदान या प्रायद्वीपीय भारत का मैदान। पठारी, अभी हम इसको क्या कहेंगे, इसको क्या नाम देते हैं जनरली, प्रायद्वीपीय भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का मैदान या पठारी मैदान का नाम इसे हम देते हैं। सेम दैट सेम ऐसा ही इधर हम लिखेंगे, इसको कहेंगे इसको कहेंगे पश्चिमी घाट एवं इसको कहेंगे हम पश्चिमी तट। और दोस्तों ये जो मैं फिर से कलर कर रहा हूँ, फुल कलर कर रहा हूँ, फुल कलर कर रहा हूँ, फुल कलर कर रहा हूँ, इसको हम कहेंगे पश्चिमी मैदान या जैसे मैंने उधर बताया प्रायद्वीपीय भारत का मैदान। प्रायद्वीपीय भारत का मैदान। दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको पिछले अभी बताया, जस्ट 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले बताया मैंने आपको कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है। अभी इधर है भी, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर एवं पश्चिमी घाट की हाइट है या ऊंचाई है 900 मीटर से 1500 मीटर की। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिमी घाट है, जो ये पश्चिमी जो मैदान है, इसकी औसत जो चौड़ाई ना, औसत चौड़ाई वह है 30 से 40 किलोमीटर किलोमीटर 30 से 40 किलोमीटर की है। एवं आप जब पूर्वी मैदान की बात करेंगे तो इसकी औसत जो चौड़ाई है वह 60 से 80 किलोमीटर की है। या कई बार आपको 60 से 100 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो मैदान है वह ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो जितनी भी नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिर रही है, आप देखेंगे गोदावरी का उद्गम है वह पश्चिमी घाट से है। आप देखेंगे कि कृष्णा का उद्गम है वह भी पश्चिमी घाट से है। आप देखेंगे कृष्णा का उद्गम है वह भी पश्चिमी घाट से। आप देखेंगे कि कावेरी का उद्गम क्षेत्र है वह भी पश्चिमी घाट से है। यदि जो भी नदियां पूरब की ओर बह रही हैं
प्रायद्वीपीय भारत में उन सभी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट ही है। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो स्ट्रक्चर है वो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट ऊंचे के होने के कारण जितनी भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है या अपना पानी दे रही है, वह इसलिए दे रही है क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचे होने के कारण नदियों का बहाव पूरब की ओर है, और पूरब का और इसलिए है नदियों का बहाव क्योंकि पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। कम होने के कारण ही वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि पानी अधिक बहाव से वहाँ नहीं जा पाता। इसी के लिए अधिकतर नदियाँ, बड़ी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और डेल्टा के ही कारण जो भी निक्षेपण के द्वारा मिट्टी, रेता जो भी कुछ आया है उसके कारण वहाँ मैदानी क्षेत्र अधिक है पश्चिमी घाट की तुलना में, क्योंकि जो भी नदियाँ पश्चिमी घाट में या पश्चिम की ओर गिरती हैं या जो अरब सागर में अपना पानी छोड़ती हैं, वह उनका जो वेग है वो बहुत ही तीव्र है, बहुत तेज पानी गिराती हैं, जिसके कारण एस्चुरीज का निर्माण होता है। अभी इतना बराबर समझ में आ गया? ना समझ में आया हो तो द्वीप समूह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे द्वीप समूह भी पढ़ेंगे और भारतीय मरुस्थल भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें अरावली पर्वत भी पढ़ेंगे कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और उसकी प्रमुख चोटियाँ भी हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। क्लासों को देखती रहिए कंटिन्यू, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेहनत कीजिए। एसएससी जीडी की अभी भर्तियां आ रही हैं, उसमें आप मेहनत कीजिए। जो भी भर्तियां आई हैं आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो फिल कीजिए। यदि कर दिया है तो मेहनत कीजिए, नहीं किया है तो आप कीजिए। उसमें जो भी क्वालिफिकेशन वे मांग रहे हैं आप उनको यदि फुलफिल कर पाते हैं, यदि आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल उसमें अपने फॉर्म को फिल कीजिए और ऑनलाइन कराइए। हम अभी फिजिकल भी कराने वाले हैं इनके साथ साथ, और तब तक